नमस्कार, मैं पूजा भारद्वाज। खास खबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति चुनाव से। जी हां, आज 17 जुलाई है और राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जारी है। विधायकों का आना जाना लगा हुआ है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। और इसी के बीच छत्तीसगढ़ में रायपुर में इसी बीच सीएम रमन ने भी अपना वोट डाला। आपको बताते हैं सीएम रमन वहां पहुंच चुके हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए लेकर चलते हैं रायपुर स्टूडियो। इस वक्त जहां मौजूद है रायपुर से हमारे स्टेट हेड आर के गांधी। गांधी जी, देखिए पूजा, यहाँ पे बीजेपी की तरफ से 48 जो सदस्य हैं उन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और हमारे साथ में एमएलए श्री चंद्र सुंदरानी जी मौजूद है। सुंदरानी जी, अगर समझा जाए इस राष्ट्रपति चुनाव को, और आपने पहली मर्तबा यहाँ पे चुनाव डाला है, पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से विधायक दल की बैठक हुई और एक एक चीज कि अब कोई भी पेन लेकर नहीं जा सकता, कोई मोबाइल नहीं लेकर जा सकता, हरे पेन का ही इस्तेमाल किया जाना। इससे पहले कई बार देखने को मिला कि जो वोट डालने में ही कई सारी चुनौतियां आती थी। इस बार आपको कितना आसान लगा? जी, बहुत ही सरल चुनाव है। बहुत ही मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार मत डालने का अधिकार हम लोगों को मिला। पार्टी ने जो दिशा निर्देश दिए थे और बहुत सरलता से चुनाव कर पाए इस पर। लेकिन ये कहा जाएगा कि जैसे राम कोविंद और मीरा कुमार वर्सेस मीरा कुमार, लेकिन जीत पहले ही से तय मानी जा रही है। जो इक्वेशन है, जो आंकड़े हैं, कहीं न कहीं बीजेपी तो आश्वस्त है, लेकिन इसमें बीजेपी की ये जुगत है कि किसी तरह से सरप्लस उनको मिल जाए। देखिए, हम देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रपति बनने जा रहा है। हम चाहते हैं कि पूर्व में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए, सर्वाधिक वोट से जीतने वाला प्रत्याशी हमारा कैंडिडेट हो, ये हम लोग का उत्साह है। एनडीए का पूरे यहाँ तक कि यूपीए घटक दल भी हमारे साथ खड़े हैं। तो पूरे देश में एक एनडीए के पक्ष में माहौल है, रामनाथ कोविंद जी के पक्ष में माहौल है। अच्छा, माहौल के साथ साथ में अगर चीजों को समझा जाए, जिस तरह से कुछ कई लोग ये बोल रहे थे अंतर्मन की आवाज से वो देंगे, छत्तीसगढ़ में उसका असर दिखेगा। छत्तीसगढ़ में अंतरात्मा की आवाज का असर दिखेगा और कोविंद जी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में यहाँ बहुत सारे लोग मत करेंगे। मत तो कर ही रहे हैं और आपके विधायक 49 में 48 सिर्फ ब्रिजमोहन जी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वो भी आएंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन जिस तरह से आपकी पूरी तैयारी थी कि कांग्रेस से भी कुछ सदस्य यहाँ पे, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। हमने यूपीए जो के मत हैं उनको भी अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल की है। जब नतीजा आएगा तो एक अलग तस्वीर निकल के छत्तीसगढ़ के वापस आएगी। और आपको क्या लगता है कि इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा में के जो चुनाव अगले साल होने वाले हैं उस पर कितना असर पड़ेगा? क्या कुछ असर दिखेगा? देखिए, इसका विधानसभा चुनाव में असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विधानसभा में तो चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। कांग्रेस और योगी कांग्रेस तो दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें जिस तरह से अमित जोगी की बात कर ली जाए, उन्होंने कहा कि मैं एक महिला को वोट दूंगा। मतलब पहले तो तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने तस्वीर साफ की। अंदर वोट किसको देंगे वो तो वही जानते हैं। तो मतलब वोटिंग को अगर समझा जाए, अलग अलग पार्टियों की तरफ से, जैसे सियाराम कौशिक का बयान आया, फिर उसके बाद में आर.के. राय का बयान आया, लेकिन बीजेपी पहले से आश्वस्त थी तमाम समीकरण को लेकर। निश्चित रूप से बीजेपी पहले से आश्वस्त है, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वातावरण है और हमको तो ये पूरा भरोसा है कि हम कांग्रेस खेमे के कुछ मतों को हासिल करने में कामयाब होंगे। तो कांग्रेस खेमे के कुछ मतों को आप हासिल करने में हासिल होंगे, मतलब सफलता आपको हाथ लगेगी। इस बीच अगर समझा जाए तमाम समीकरणों को, तो दलित वर्सेस दलित जो पूरे एक देश में माहौल देखने को मिला, निश्चित रूप से दोनों प्रमुख जो उम्मीदवार हैं दोनों दलित हैं, लेकिन हमारे एनडीए के पक्ष में वातावरण है, उसका लाभ हमको मिलेगा। ये तो आज के अखबारों में भी अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति हो गए, इस तरह की हेडलाइंस निकल के सामने आई है। तो एनडीए को तो पहले ही सफलता मिल गई। जो आंकड़ों का गणित था, वो गणित में कहीं ना कहीं आप लोग पहले ही आगे हैं, लेकिन उससे सरप्लस हो जाए ये भी माना जा रहा है कि कहीं सरप्लस भी हो सकता है। हम लोग निश्चित रूप से सरप्लस करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। विजय के लिए विजय तो हमारी उसी दिन हो गई थी जिस दिन हमारे उम्मीदवार की घोषणा हुई, लेकिन लगातार हम अपने ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतें, ये प्लानिंग है। पहली बार आपने यहाँ पे वोट डाला, आपका अनुभव किस तरह से? आप आम जनता को क्या बताएं? जो देखिए, आम जनता को ये समझ में नहीं आता राष्ट्रपति चुनाव,
उनको तो अखबारों के जरिए और जो पूरा जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है और क्या होता है पूरी प्रक्रिया, जनता तो ये समझना चाहती है कि उनकी सहभागिता डायरेक्ट वे में कैसे होता है, क्योंकि आप तो जनप्रतिनिधि हैं। देखिए, मैं एक क्षेत्र का विधायक हूँ और मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1,70,000 मतदाता हैं और आज 1,70,000 मतदाताओं को ये लगेगा कि उनकी भागीदारी निश्चित रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में रही, भूमिका रही, उनके मत राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हुए। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में मैंने एक वोट किया, लेकिन मेरे पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो पूरे क्षेत्र की जनता के लिए गौरव की बात है कि उनके विधायक ने राष्ट्रपति के लिए मतदान किया। कहीं ना कहीं उनकी भी सहभागिता रही। निश्चित रूप से सहमत। हमारे साथ में कौशिक जी यहाँ पे आ गए हैं और जिस तरह से जो उहापोह की स्थिति थी आपकी तरफ से, वोट किसको जाए किसको नहीं, ठीक है आपने वोट डालकर आप भी आ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से आपको लेकर कहीं न कहीं राष्ट्रपति चुनाव में आप ही केंद्र बिंदु बने रहे। निश्चित रूप से ये भ्रामक समाचार था, उहापोह की स्थिति, क्योंकि मैं शुरू से अपना स्टेटमेंट देते आया हूं कि मैं कांग्रेस का एक विधायक निर्वाचित होकर आया था और मैं श्रीमती मीरा कुमार के ही वोट करूंगा, ताकि हर पेपर में समाचार आया है मेरा। और आज भी मैंने इस देश की 50% महिला को मैं सम्मान करते हुए और मीरा कुमार के ही को वोट किया हूं। निश्चित रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मीरा कुमार जी को आपने कई मौकों पर सार्वजनिक स्थानों पर आर.के. राय के साथ में मंच साझा किया और जिस तरह से जोगी जी के आपकी नजदीकियों को लेकर चर्चा रही, कहीं ना कहीं एक उहापोह की स्थिति थी और सभी लोग ये समझना चाह रहे थे कि आपका वोट किधर जाएगा। आपने ये तस्वीर तो साफ कर दी, लेकिन अगर इस चीज को समझा जाए, अंतर्मन की आवाज भी निकल के सामने आई कि अंतर्मन की आवाज जो होगा हम उस समय वोट डालेंगे, इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही थी। तस्वीर तो आपने साफ पहले नहीं की थी। देखिए, राजनीति में हर किसी को अपना नेता चुनने का होता है और मैंने माननीय अजीत जोगी जी को नेता माना है, मानूंगा। मैं अजीत जोगी जी के साथ में हूं, रहूंगा। अच्छा, इस चुनाव में आपको क्या लगा कि बीजेपी की तरफ से कुछ इसमें ट्यून करने की कोशिश की, कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि जो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं वो वोट उनको मिल जाए, एनडीए उम्मीदवार को मिल सके? देखिए, बीजेपी शुरू से राम मंदिर बनाने का मुद्दा छेड़ा, आज तक के राम मंदिर नहीं बना। गणेश भगवान को दूध पिलाने का मुद्दा उन्होंने चलाया। ये इनका काम ही है, बीजेपी वालों को लोगों के बीच में भ्रामक समाचार पैदा करें और अपना वोट को तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब जोगी जी के साथ में, जोगी जी के साथ रहेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और समझा जाए कि जिस तरह से अमित जोगी, आर.के. राय और सियाराम कौशिक, ये चुनाव सही मानो छत्तीसगढ़ में अगर इस संदर्भ में लिया जाए तो आप ही लोग के 3 नामों पे अखबारों की सुर्खियां भी बनती रही और मीरा कुमार वर्सेस राम गोविंद के बीच में आप लोग भी छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं सुर्खियों में बने रहे। निश्चित रूप से बीजेपी ने भ्रामक समाचार पैदा किया है, क्योंकि हम तीनों एक साथ रहे हैं। आज भी हम लोग एक साथ हैं, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से हम लोग सब आ जा रहे हैं और आने में हो सकता है कि आगे पीछे आएंगे, लेकिन हमारा विचारधारा जो है माननीय अजीत जोगी के साथ जुड़ा हुआ है, उन्हीं के साथ रहेंगे। जब रेणु जोगी जी ने यहाँ पे मंच साझा किया तो एक अलग ही मैसेज गया। रेणु जोगी ने जब मंच साझा किया तो उस समय भी तस्वीर एक तरह से साफ होती नजर आई। निश्चित रूप से माननीय श्रीमती रेणु जोगी जी भी स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि मेरा वोट मीरा कुमार को जाएगा करके, और हम सब ने मीरा कुमार को किया। जो दलित वर्सेस दलित, और जब मीरा कुमार का भी जो एक तरह से तीस कर लीजिए, जो पीड़ा कह लीजिए, वो यहाँ पे जब पहुंची थी तो उनका निकल के सामने आया था। ऐसा नहीं है, दलित वर्सेस दलित तो है, लेकिन मीरा जी को ऐसा कोई टीस नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ के जितने कांग्रेस 39 कांग्रेस हैं वो पूरा वोट किए हैं, किसी प्रकार का कोई टीस होने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक चीज और इसमें समझा जाए, देखिए आम जनता ये समझना चाहती है कि ये चुनाव क्या है, चुनाव किस तरह से होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज, उसके सदस्य इसमें वोट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उनकी भी सहभागिता है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने आपको चुना, आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जनता को किस तरह से समझाना चाहेंगे इस पूरे चुनाव? देखिए, हर मानव का कर्तव्य है कि वो निर्वाचन में भाग ले। निर्वाचन की प्रक्रिया इस देश को सुदृढ़ बनाने के लिए है। हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव लड़ते हैं और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत में हमने उनको वोट की है। तो कहीं न कहीं जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत में यहाँ पे वोट तमाम लोगों ने डाला है और एक एक वोट का अपना महत्व है। सियाराम कौशिक जी सब ने बातचीत की, काफी धन्यवाद इनका हम यहाँ पे करना चाहेंगे।
सियाराम कौशिक ने तमाम पहलुओं पर यहाँ पे चर्चा की। जी पूजा। जानती थी, फिर हमारा काफी अच्छा से लिंक था। भैया पहले से जरूर सर। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग वहां जारी है। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जारी है और इसी के चलते विधायकों का सिलसिला वहां पे लगा हुआ है। सुबह 10 बजे से लेके आज 12 बजे, शाम के 5 बजे तक यहाँ पर वोटिंग की जाएगी। और इसी के चलते बीच में छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपना वोट दर्ज करा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 21 जुलाई को जो परिणाम घोषित होंगे उस दिन ये पता चलेगा कि आखिर सत्ता किसके हाथ में आई है, राष्ट्रपति पद किसे मिलता है। वो एनडीए के रामनाथ कोविंद है या फिर यूपीए की प्रत्याशी मीरा कुमार वहां पर होंगी। तो राष्ट्रपति चुनाव के यहां वोट चल रहे हैं। आपको बता दें 17 जुलाई 2017 है आज, और आज ही के दिन ये घोषित किया था कि राष्ट्रपति चुनाव आज होंगे और सुबह 10 बजे से ही विधायकों का तांता लगा हुआ है। और यहां पर हर एक विधायक वोट डालने के लिए आ रहे हैं। कुल 230 विधायक है और यहां पर सब डालेंगे वोट आज। तो वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए एक बार फिर आपको जोड़ते हैं हमारे स्टेट हेड आर के गांधी से। तो गांधी जी बताइए, सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं वहां पर? जिस तरह से यूपी की घटना निकल के सामने आई थी और यूपी विधानसभा के अंदर में जो विस्फोटक मिला था, उसके बाद में सुरक्षा के यहाँ पे चाक चौबंद यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह से पूरी तरह से, मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे तमाम जिस तरह से सदस्य भी जा रहे हैं, जैसे अभी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी पहुंचे, तो उनके साथ में तमाम जो लोग रहते हैं, क्योंकि उनके साथ में समर्थक भी काफी रहते हैं, तो उनको प्रत्येक व्यक्ति के पास की भी यहाँ पे जांच हो रही है। इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी है वो अंदर जा सकते कि नहीं जा सकते। देखिए, सुरक्षा को के मद्देनजर यहाँ पे अंदर पेन नहीं ले जाना है। इसके अलावा मोबाइल भी यहाँ पे प्रतिबंधित रखा गया है। वीडियोग्राफी तो हो ही नहीं सकती। इस यहाँ पे तमाम व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है और इस व्यवस्था के तहत ही तमाम सदस्य जो कक्ष क्रमांक 2 है वहां पहुंच रहे हैं और अपनी वोटिंग का यहाँ पे वो प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के अलावा यहाँ पे आप देखिए, जिस तरह से मेटल डिटेक्टर है जो अक्सर यहाँ पे विधानसभा की सुरक्षा में लगे रहते हैं, और यहाँ पे जब भी जो व्यक्ति जाता है उसकी सूक्ष्मता से जांच होती है। जो मेन गेट है यहाँ पे विधानसभा का, उस गेट के पास से भी सुरक्षा कर्मी तैनात है। चप्पे चप्पे पे जो शहर में ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रखने के लिए तमाम पुलिस चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं। तो सुरक्षा की यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरह से इसके लिए निर्देश भी आए थे, केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी निर्देश आए थे और स्थानीय पुलिस ने भी इस पे तमाम अपना चॉकआउट किया था कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को रखा जाना है। क्योंकि तमाम वीवीआईपी यहाँ पे पहुंचते हैं और वीवीआईपी के साथ में कोई अगर किसी भी असामाजिक तत्व अगर आता है, और जो घटना यूपी में निकल के सामने आई थी, तो उसके मद्देनजर यहाँ पे सुरक्षा के लिए तमाम वो उपाय किए गए हैं जिसके तहत में सुरक्षा को पुख्ता किया जा सकता है। तो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे विधानसभा के तो सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं ही, विधानसभा के अलावा जो स्थानीय जो लोकल पुलिस है उन्होंने यहाँ पे अपने कर्मियों के यहाँ पे लगाया है। और करीब बताया जा रहा है कि 2000 की संख्या में पूरे शहर में जहां से जो ट्रैफिक जो वीवीआईपी निकलेगी, और विधानसभा में जिस तरह से जो सुरक्षा कर्मी और विधानसभा की अपनी जो सुरक्षा कर्मी है, उनके सब मिलाकर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त किया गया है। जी चलिए, धन्यवाद गांधी जी इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए, हमें बताने के लिए कि वहां पर किस तरीके की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल अब राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जारी हो चुकी है 10 बजे से, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। 230 विधायकों को यहाँ पर अपने मत देने होंगे और उसके बाद 21 जुलाई को परिणाम घोषित होंगे और ये पता चलेगा कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद पर आते हैं या मीरा कुमारी। ये देखने वाली बात यहाँ पर होगी। बहरहाल यहाँ पर इस बुलेटिन में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। खास खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर किए गए एक शोध के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की 60% से अधिक महिलाएं बाजार में उपलब्ध सैनिटरी नैपकिन को अधिक कीमत होने के कारण खरीद नहीं पाती। 75% महिलाएं व बालिकाएं महिला जनित रोगों के बारे में जानकारी के अभाव में भी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग नहीं कर पाती तथा परंपरागत अन्य साधनों का उपयोग करती हैं, जिनसे कई बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार स्कूल में बालिकाएं ऐसी ही परिस्थितियों के चलते स्कूल छोड़ देती हैं या अनुपस्थित रहती हैं। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने किशोरी बालिकाओं में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता के लिए प्रदेश में उदिता परियोजना को आरंभ किया है।
जिसमें आंगनबाड़ी के आसपास प्रशिक्षण केंद्रों में, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता वेंडिंग मशीन द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन के एकीकृत बाल विकास सेवा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट उदिता में 523 वेंडिंग मशीनें स्थापित की जाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। लगभग 3022 आंगनबाड़ी केंद्रों पर उदिता कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना की शुरुआत प्रदेश के ग्वालियर, इंदौर एवं झाबुआ जिलों से सफलतापूर्वक की गई तथा इसका विस्तार बुरहानपुर, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर और भोपाल जिलों में भी किया गया। मध्य प्रदेश शासन की पहल पर आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे कि वो किशोरी बालिकाओं को माहवारी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता प्रदान कर सके एवं उनकी भ्रांतियां दूर की जा सकें। उदिता ने हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए जागरूक कर दिया है। महिलाओं और बालिकाओं को स्वच्छता का उपहार। देश में काले धन को समाप्त करने, आतंकवादियों को पैसे की आपूर्ति रोकने और नकली नोटों को चलन से बाहर करने के लिए ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने डिजिटल इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में भी कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भ्रष्टाचार और काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त करना है तो फिर ये डिजिटल इंडिया ड्राइव चलानी पड़ेगी। कैशलेस ट्रांजैक्शन, नोट जेब में लेकर रखने की आज जरूरत क्या है? मध्य प्रदेश में हमने पहले भी प्रयोग किए। स्कॉलरशिप सारी ऑनलाइन खाते में जाती है, किसानों को जो राहत देते हैं उनके अकाउंट में जाती है सीधे। फसल बीमा योजना का 4,400 करोड़ रुपया है, सीधे उनके अकाउंट में जाएगा। कई चीजों में यह फैसला किया है क्योंकि इसके कारण गड़बड़े समाप्त हो जाएगी और परेशानियों का भी अंत होगा। इस रणनीति में मोबाइल, पॉइंट ऑफ सेल मशीन एवं ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए लोगों को शिक्षित और प्रेरित भी किया जाएगा। प्रदेश में कैशलेस ट्रांजैक्शन का विस्तार ग्राम पंचायत स्तर तक करने की रणनीति पर काम चल रहा है। कामगारों, मजदूरों तथा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों को भी समय पर पूरा भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या सब्जी खरीदने के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद करना बिल्कुल आसान है। इन 5 तरीकों से स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड या आधार कार्ड से भी तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड आपका बैंक भी और बटुआ भी। तो आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं कैशलेस ट्रांजैक्शन को। नरसिंहपुर जिले का चावरपाठा प्रदेश का प्रथम विकासखंड है, जहां खुले में शौच अब इतिहास बन चुका है। स्वच्छता अपनाकर स्वस्थ रहने के सामुदायिक प्रयासों की कहानी है ये। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ लोगों द्वारा खुद से किए गए वादे को निभाने का श्रेष्ठ उदाहरण। हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। जनप्रतिनिधियों ने लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रोत्साहित किया। प्रशासकीय अमले ने हर स्तर पर सहयोग किया और चावरपाठा विकासखंड की सभी 83 ग्राम पंचायतों के गांवों में गंदगी से निजात पाने का ये महान अभियान एक जन आंदोलन बन गया। तय किया गया हर घर
विद्यालय और कार्यालय हर जगह एक उपयोग में आ सकने लायक शौचालय अवश्य हो। चावरपाठा ब्लॉक में तकरीबन 16,000 नए शौचालयों का निर्माण कराया गया। ग्राम पंचायत की तरफ से 12,000 रुपए सीधे हितग्राही के खाते में जमा कर दिए गए। इसके अलावा पहले से निर्मित और अब जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुके शौचालयों की मरम्मत के लिए भी 5,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। संपूर्ण चावरपाठा विकासखंड में प्रत्येक घर में शौचालय बनने का असर नजर आने लगा है। जिन लोगों को शौच के लिए बाहर जाने की आदत थी, उन्होंने भी स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभावों को समझते हुए अब शौचालय के उपयोग को दिनचर्या में शामिल किया है। बाहर जाने की दिक्कत खत्म होने से महिलाएं अब अधिक प्रसन्न हैं। नरसिंहपुर जिले के चावरपाठा विकासखंड के लोगों ने खुले में शौच से मुक्ति की राह दिखाकर स्वच्छ भारत, स्वच्छ मध्य प्रदेश के प्रति अपना योगदान दिया है। अब अपने भी सपनों को लगाइए पंख शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ। पाइए बीपीटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, डी एक्स-रे, डी फार्मा, सर्टिफिकेट इन योगा और सीसीएच जन स्वास्थ्य रक्षक के कोर्सेज के लिए अनुभवी शिक्षकों से पूर्ण प्रशिक्षण। शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बाईपास रोड, एसएस मोटर्स के सामने, शहडोल, एमपी। देश में काले धन को समाप्त करने, आतंकवादियों को पैसे की आपूर्ति रोकने और नकली नोटों को चलन से बाहर करने के लिए ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने डिजिटल इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में भी कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भ्रष्टाचार और काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त करना है तो फिर ये डिजिटल इंडिया ड्राइव चलानी पड़ेगी। कैशलेस ट्रांजैक्शन, नोट जेब में लेकर रखने की आज जरूरत क्या है? मध्य प्रदेश में हमने पहले भी प्रयोग किए। स्कॉलरशिप सारी ऑनलाइन खाते में जाती है, किसानों को जो राहत देते हैं उनके अकाउंट में जाती है सीधे। फसल बीमा योजना का 4,400 करोड़ रुपए आए सीधे उनके अकाउंट में जाएगा। कई चीजों में यह फैसला किया है क्योंकि इसके कारण गड़बड़े समाप्त हो जाएगी और परेशानियों का भी अंत होगा। इस रणनीति में मोबाइल, पॉइंट ऑफ सेल मशीन एवं ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए लोगों को शिक्षित और प्रेरित भी किया जाएगा। प्रदेश में कैशलेस ट्रांजैक्शन का विस्तार ग्राम पंचायत स्तर तक करने की रणनीति पर काम चल रहा है। कामगारों, मजदूरों तथा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों को भी समय पर पूरा भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या सब्जी खरीदने के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद करना बिल्कुल आसान है। इन 5 तरीकों से स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड या आधार कार्ड से भी तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी और बटुआ भी। तो आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं कैशलेस ट्रांजैक्शन को।